विद्यार्थियों, गुरुकुल कोचिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन और निःशुल्क प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और त्रिकोणमितीय सरल समीकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो बहुत ही परीक्षा उपयोगी प्रश्न है और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए आज की क्लास को बेहतर ढंग से शुरू करते हैं। देखो, अध्याय नंबर 2 वास्तविक संख्याएं। इस चैप्टर में से अपन क्या करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको लेंगे। 4 टाइप के क्वेश्चन है और 4 टाइप में होती कोशिश आपने 3 टाइप के क्वेश्चन तो जरूर आए, ठीक है नहीं। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यूक्लिड विभाजन विधि से मैसेप ज्ञात करना। मैसेप को एचसीएफ भी कहते हैं, ठीक है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यूक्लिड विभाजन विधि क्या होती है, इसका 2 तरीका से क्वेश्चन को सॉल्व करवाया जाता है। देखो, एक मेथड तो क्या होता है कि आपको ऐसे समझाया जाता है कि कोई डिवाइड का साइन होता है, उसके अंतर्गत होता है बी लिख दिया, बाहर लिख दिया मैंने ए, और अंदर क्या होता है, जैसे ए का बी में डिवाइड करूं, ये होता है भाजक और अंदर होता है भाज्य। जब भाजक का भाज्य में डिवाइड करता हूं तो ऊपर क्या बचता है, एक तो भागफल बचता है और एक बचता है आपके शेषफल। तो वही वाला फॉर्मूला लगाना है, भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल। ये विधि थोड़ी टफ पड़ती है। कैसे, देखो कि शेषफल को अपन बोलते हैं आर यानी रिमाइंडर और भागफल को बोलते हैं कोसेंट यानी क्यू। तो क्या लिखते हैं, भाज्य बराबर यानी बी बराबर भाजक इनटू भागफल। फॉर्मूला क्या होता है, भाजक यानी ए, भाजक इनटू भागफल और प्लस शेषफल, यानी इस फॉर्म में लिखते हैं ए क्यू प्लस आर। इस टाइप से भी यूक्लिड विभाजन विधि से एचसीएफ ज्ञात कर सकते, लेकिन ये विधि थोड़ी क्या टफ है। अपन एक आसान विधि से सॉल्व करेंगे और एनसीईआरटी में वही विधि पढ़ाई जाती है, सबसे उपयुक्त विधि है। देखते हैं उस विधि से किस प्रकार सॉल्व होता है। उसमें क्या होता है, आप छोटी वाली संख्या का बड़ी वाली संख्या में तब तक भाग दो जब तक शेषफल क्या ना प्राप्त हो जाए, 0 प्राप्त न हो जाए। तो करते क्या है, यूक्लिड विभाजन विधि से मैसेप ज्ञात करो। आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया हुआ होगा कि निम्नलिखित संख्याओं का यूक्लिड विभाजन विधि से मैसेप ज्ञात करो। आप इसे सामान्य विधि से करोगे तभी आंसर सेम आएगा और यूक्लिड विभाजन से करोगे तो भी आंसर सेम आएगा। तो एक बात आती है भाई कि इस विधि का प्रयोग किस लिए पड़ा। तो ये विधि क्या होती है, जब अपन लोग ऐसे अभाज्य गुणनखंड करते हैं, जैसे 210 है, इधर क्या है 55 है, तो जब भी भाग देते हैं अपन के पास एक परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि अपन को पता नहीं चलता भाई इसमें भाग किसका दो, 2 का 2, 5 का 2, इधर डायरेक्ट पता चल जाता है। लेकिन कई बार होता है कि 11 का 2 या 13 का 2 या 17 का 2 या 23, कोई भी अभाज्य संख्या का भाग लेता तो अपन को पता नहीं चलता। तो फिर यूक्लिड ने एक विधि बनाई एचसीएफ ज्ञात करने की सिर्फ 2 संख्याओं के लिए, वो विधि है यूक्लिड विभाजन विधि। देखो, इसका फॉर्मेट क्या होता है, डायरेक्ट आते ही एग्जाम में आपको करना क्या है कि ऊपर लिख देना हेडिंग यूक्लिड विभाजन विधि से, यूक्लिड विभाजन विधि से। एनसीईआरटी में है ये विधि, आपके भी राजस्थान बोर्ड में भी अथवा में दे रखी है भाई, वो विधि प्रयुक्त करो या ये विधि प्रयुक्त करो, दोनों भी सही विधि है, ठीक है ना। ये थोड़ी आसान है। एचसीएफ अंदर भाज्य, जो बड़ा होगा वो भाज्य का काम करेगा। बड़ा क्या है इसमें 210 अंदर रख देता हूं, बाहर क्या है 55। अब 55 का 210 में क्या देना है, भाग देना है। तो अपन को पता करना है कि 55 की तो टेबल सबको आती नहीं है, तो थोड़ा अनुमान लगा दो कि 50 की टेबल में 4 बार 200 आता है, तो 55 को 4 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 5 और 20, 20 और 220, 220 ज्यादा है तो 3 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना। ऐसे आइडिया तैयार कर लेना। 5 3 15, 1 15 और 1 16, 165। कितनी बार गया भाग, 3 बार गए। अब क्या करना है, माइनस करना है। 0 में से 5 जाएगा नहीं, 10 में से 5 गया 5, इधर बचा 0, इधर 1 और उधार ले लिया, फिर 10 में से 6 गए 4 और फिर 1 में से 1 गया 0, 45। अब देखो यहां शेषफल 0 नहीं बचा तो भाग को पुनः दोहराएंगे। जब तक शेषफल 0 नहीं प्राप्त हो जाता तब तक प्रक्रिया को पुनः दोहराते रहेंगे, और जब शेषफल 0 प्राप्त हो जाएगा तब उसका भाजक किसका काम करेगा, एचसीएफ का काम करेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का, महत्तम समापवर्तक का। देखो अब क्या करना, जो भाजक है वो इधर रख दो, ये तो अब भाजक का काम करेगा और जो भाजक है वो अब भाज्य का काम करेगा। इधर देखो
55। अब देखो एक ही बार गया भाग तो 45 1 जा 45, पीछे कितने बचे 10। अब वही प्रक्रिया 0 बचा नहीं 10 बच गया, फिर दोहराओ प्रक्रिया को। भाज्य का काम करेगा 10 4 जा 40 और पीछे बचे 5। अब देखो अब भी शेषफल 5 आ रहा है, वापिस वही प्रक्रिया दोहराते रहो जब तक शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हो जाए। अब ये 10 जो क्या है भाज्य के, वो भाज्य का काम करेगा 5 2 जा 10। अब हमें शेषफल शून्य प्राप्त हो गया, ये शेषफल शून्य। तो एचसीएफ क्या होगा हमारा, एचसीएफ होगा जो भाजक होगा वही हमारा क्या होगा एचसीएफ होगा। तो अंत में आपको लिखना है अतः इसका एचसीएफ क्या है 5। अतः एचसीएफ या महत्तम समप्रवर्तक क्या है 5 है। अब देखो इसको डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं अपन। इधर देखो सेकंड पार्ट हमारा आता है अभाज्य गुणनखंड विधि से महत्तम समप्रवर्तक ज्ञात करना। तो कैसे करेंगे, एक साइड 55 लिख देंगे, एक साइड डायरेक्ट बताता हूं मैं आपको, चेक करने का एक तरीका बताता हूं। इधर 55 है, दो ही संख्या है 55 और 210, पहले 210 लिख दी और साइड में लिख दो आप 55। 2 का भाज्यता का नियम होता है जिस संख्या का इकाई का अंक 0 2 4 6 8 2 का भाग जाता है, और 5 का क्या होता है जिसका इकाई का अंक 5 या 0 उसमें भी 5 का भाग जाता है। तो इसमें भी 5 का दे सकते हो, उसमें भी 5 का दे सकते हो, दोनों 5 का दे दो, चाहो तो 2 का भी दे सकते हो। मैं डायरेक्टली चेक करके बता रहा हूं, अपन कोई विधिवत रूप से नहीं पढ़ रहे हैं। 5 का दिया 5 चौक 20, उधर 2 बार, इधर 5 का दिया 11 बार, ठीक है ना। 11 एक अभाज्य संख्या है, 11 में 11 का ही जाएगा एक बार, और इधर 2 की टेबल से 21 बार, और इधर 2 और 1 3, 3 में 21 का डिवाइड होता है 3 से 7 बार। अब देखो एचसीएफ में क्या करते हैं, समान जोड़े बनाते हैं कि इसमें 5 है तो इसमें भी 5 होना चाहिए। अब देखो इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं, इसमें 11 है, इसमें 11 नहीं, तो एक ही जोड़ा से हमारा, तो एचसीएफ क्या होगा 5, और अपन का भी एचसीएफ क्या है 5। ये प्रक्रिया होती है यूक्लिड विभाजन विधि से। अब अपन क्या करेंगे, सिर्फ अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और अभाज्य गुणनखंड विधि से जो मैसे पे ज्ञात किया जाता है वो इस तरीके से ज्ञात किया जाता है, और लेसे पे होता है वो कॉमन होता है, सम्मिलित होता है, जैसे इस प्रकार। आपको एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन देते भाई सिंपल तरीके से कि निम्नलिखित संख्याओं का मैसे पे और लेसे पे ज्ञात करो। तो मैसे पे तो अलग अलग ज्ञात करना, और लेसे पे सम्मिलित रूप में ज्ञात करना, ये चीज ध्यान रखनी, फिर इनका मल्टीप्लाई कर देना। ये चीज मैं रख कर रहा हूं। अब अभाज्य गुणनखंड तो बिल्कुल सिंपल ही होता है, पिछली कक्षा में पढ़ते आए हैं अपन लोग, सिर्फ इसमें डिविजिबिलिटी के रूल्स आने चाहिए आपको, ठीक है ना। जैसे कोई एक नंबर ले लिया मैंने, जैसे 450 ले लिए, और इसका अभाज्य गुणनखंड क्या, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा सा अलग आएगा भाई। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि निम्नलिखित संख्या का अभाज्य गुणनखंड करो तथा अभाज्य गुणनखंड की घातों के रूप में उस संख्या को व्यक्त करो। तो अभाज्य गुणनखंड की घातों के रूप में उससे कैसे व्यक्त करते हैं, और ऐसा भी पूछ सकता है कि घातों का योग भी ज्ञात करो, तो वो अपन चीज अलग से सीखेंगे इसमें, ठीक है ना। जैसे कोई एक एग्जांपल ले लिया 450, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करो, 3 चीजें करनी है। अभाज्य गुणनखंड वही मेथड जो 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 2 की टेबल से 2 बार, 2 2 जा 4 और 5। फिर देखो इकाई का 5 है तो 0 और 5 हो तो 5 से डिवाइड करते हैं, 5 5 चौक 20, 2 5 5 25, 5 5 9 45, फिर 3 से और 1। अब देखो ये तो हो गया अभाज्य गुणनखंड। दूसरी बात थी अभाज्य गुणनखंड की घातों के रूप में व्यक्त करो। तो अभाज्य गुणनखंड की घातों के रूप में व्यक्त कैसे करेंगे, 2 कितनी बार आया हुआ, एक बार, तो 2 की घात 1 इंटू 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो 3 की घात 2, और 5 कितनी बार आया हुआ है, 5 आया है 2 बार, और घातों का योग पूछ ले सभी का, तो घातों का योग कर सकते हैं 1 2 और 2 कितने हुए 5, 1 + 2 उन सभी घातों का योग बताओ, अलग से पूछ सकता है, तो कितना होगा भाई 5 होगा। अब तीसरी बात अपन की है जो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इस बार तो चांस नहीं है इस चीज के आने का, फिर भी आ सकता है आपके। तो एक नंबर का प्रश्नावली किस रूप में डिवाइड होगी आपकी, देखो 1 + 2 के रूप में होती है, या 1 + 3 के रूप में, सारी इस प्रकार से होती है, ठीक है ना। तो एक नंबर का क्वेश्चन आएगा और एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा।
अब एक नंबर का क्वेश्चन तो कैसे बनेगा, या तो यूक्लिड विभाजन विधि में से बन जाएगा, या एबदी गुणनखंड में से बन जाएगा, या इस बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया का सिर्फ शांत और अशांत के बारे में आपको टेस्ट करने के लिए बोलेगा, पूरी प्रक्रिया को सरल करने के बारे में बात नहीं करेगा, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखनी है। और 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो क्या होगा, या तो ये पूछेगा कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, या बोल देगा कि √p + √q एक अपरिमेय संख्या है, इसकी जांच करो, या पूछ लेगा कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा बताइए कि इसका दशमलव प्रसार शांत या अशांत है, अगर शांत है तो इसका दशमलव प्रसार लिखो, और दशमलव प्रसार लिखने के बाद दशमलव के कितने अंकों के पश्चात इसका अंत होता है, ये चीज आपको जरूर पूछेगा। तो अपन थर्ड चीज के बारे में बात करते हैं, अपरिमेय संख्याओं की जांच। जैसे मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं और 2 विधियां होती हैं, चाहे विविध के प्रश्नों की बात करो, चाहे प्रश्नावली 2.3 की बात करो। देखो, सबसे पहले मैं आपको सिंपल वाला तरीका बताता हूं, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन सम्मिलित होंगे। जैसे देखो, कोई भी दे दिया, जैसे एक तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, √11 है, कोई भी एक लेके दे देगा कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, और अपन को पता है दुनिया भर की कोई भी अपरिमेय संख्या अंडर के अंदर ही रहती है, और अंडर के अंदर जब उसके क्या हो अभाज्य संख्या, जैसे कोई बोल देगा √4 एक अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि √4 तो सॉल्व होता है, बाहर निकलते क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। √3 एक अभाज्य संख्या है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि 3 अंदर क्या है, एक अभाज्य संख्या है। √7 अपरिमेय संख्या, क्योंकि 7 क्या है, एक अभाज्य संख्या। अंदर अभाज्य, अंडर के अंदर कोई अभाज्य संख्या हो तो वो अपरिमेय संख्या का कार्य करेगी। अब देखो, इनको सरल करने की अलग विधि है जो अपन बाद में पढ़ेंगे, इस क्वेश्चन के बाद में। पहले अपन साधारण विधि पढ़ेंगे, ये थोड़ी टफ पड़ती है। तो आसान वाली विधि क्या है, ये वाले प्रश्न इस टाइप से अलग विधि सरल होंगे, और एक विधि जो अलग है, जैसे सम्मिलित आ जाए, √p + √q आ जाए, 5 - √3 आ जाए, जैसे इस प्रकार के प्रश्न आ जाए, 5 - √3, और बोल दिया, ये मतलब कर रहा हूं मैं, एक अपरिमेय संख्या है, कोष्टक में बंद कर दिया, 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या, आप टेस्ट करके बताओ हमें, एक अपरिमेय संख्या है, तो भाई जांच कैसे करते हैं। सबसे पहले अपन को एक काम करना है कि इसका उल्टा प्रोसेस लेके अपन को चलना है। ये बोल रहा है अपरिमेय संख्या, अपन क्या करेंगे, गणित में कोई चीज मानते हैं तो लिखेंगे माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या। सबसे पहली लाइन यही होनी चाहिए, जैसे अपन को दे दिया √3 एक अपरिमेय संख्या, तो पहली लाइन क्या होगी हमारी उत्तर की कि √3 एक क्या है, परिमेय संख्या, ये लिखेंगे अपन। अब देखो, ये बड़ी रफ है, यही लिखना है, माना, थोड़ी विधि बता देता हूं, आसानी से हो जाएगा काम, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आए आपके वो √3 के आगे, √2 के आगे, तो इस बार चांस बनता है इस टाइप के क्वेश्चनों का बनता है, 2 चीजें सम्मिलित होगी, जैसे √p + √q के रूप में होगा, 1/√2 के रूप में होगा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछने का पूरा विचार है इस बार। माना 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, ऊपर अपरिमेय की बात करें, अपन क्या करेंगे, माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट है। परिमेय संख्या मानकर इसको पूरा क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। तो परिमेय संख्या की बात आते ही अपन के दिमाग में विचार आता है कि ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, यानी ऐसी संख्या जिसे अंश बटा हर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और उसका हर 0 नहीं होना चाहिए, वो संख्या क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे देखो, p/q का मतलब हुआ ये ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला क्या होता है, हर होता है। p/q के रूप में संख्या होनी चाहिए और उसका जो हर है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 नॉट इक्वल टू होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0, यानी 0 नहीं होना चाहिए। संख्या किस टाइप की होनी चाहिए, जैसे 2/1 क्या है, परिमेय संख्या है, जैसे 2/0 कह दी तो ये फिर परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि उसका हर 0 नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखें, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप अपन का क्या रहेगा, उत्तर का फर्स्ट स्टेप, ये तो अपन का है क्वेश्चन और ये आंसर का फर्स्ट स्टेप हमने लिख दिया, मानना 5 - √3 परिमेय संख्या है।
फिर परिमेय संख्या होते ही उसे p बटा q के रूप में व्यक्त करते हैं। ये वाली पूरी परिमेय संख्या है, तो मैं ऐसा काम कर सकता हूं भाई कि इसे p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकता हूं। 5 माइनस रूट 3 यानी ये पूरी चीज क्या है, p बटा q है, यानी ये पूरी चीज क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, इधर भी लिख सकते हैं q नॉट इक्वल टू 0, ऐसे भी लिख सकते हैं, या q एक पूर्णांक है ऐसे लिख दो, q एक पूर्णांक है, नहीं लिखो तो भी कोई बात नहीं। अब अपन को क्या करना, अगला स्टेप, परिमेय लिख दिया, फिर एक ही चीज दिमाग में रखनी है कि जिस संख्या के ऊपर अंडर लगा हुआ है वो इस साइड रखो और बाकी वाले सारे नंबर उधर ट्रांसफर कर दो और दक्षिण पक्ष में भेज दो। तो भाई देखो ये वाली चीज तो यही रहेगी माइनस रूट 3, और 5 प्लस का उधर चला जाएगा तो किसका होगा, माइनस का, तो माइनस का 5। अब देखो ये काम पहले इसका लेस पे करते हैं, बाद में माइनस का ट्रांसफर करते हैं, डिवीजन में ट्रांसफर करते हैं। इसके नीचे 1 लेस पे क्या आया, q, q का q में डिवाइड 1 को p से मल्टीप्लाई किया p, माइनस a का q से डिवाइड q, और q को 5 से मल्टीप्लाई किया 5q। अब ये माइनस वाला भी उधर ट्रांसफर करो, केवल और केवल अंडर के अंदर वाली संख्या ही याद रहनी चाहिए, बाकी सभी संख्याएं दक्षिण पक्ष में जाती है, इस चीज का ध्यान रखना। तो रूट 3 इक्वल टू, अब माइनस उधर जाएगा तो हर में जाएगा। अब मैंने एक चीज बताई कि चाहे हर में हो, चाहे आगे हो, चाहे अंश के आगे हो, अंश के आगे ही काम करता है माइनस। तो माइनस देखो, माइनस ऊपर ही रखना अपन को, क्योंकि आगे ही काम करता है अंश के साथ ही, अपॉन क्यू। तो रूट 3 इक्वल टू माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये तो माइनस का, और ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस वाली टर्म मैं पहले लिख रहा हूं, 5q माइनस p अपॉन क्या हुआ, q। यहां तक हमारा काम आधे से ज्यादा हो गया, अब थोड़ा सा काम बचा है। ये वाली कैलकुलेशन चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए सभी में करनी है, जैसे इस टाइप का प्रश्न आ जाए पहले इसको कंप्लीट करते हैं, बाद में ये वाला अपन की 2.3 का ही है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी अपन सम्मिलित करेंगे हमारे इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में, ठीक है ना। अब देखो अगला काम क्या होता है कि p, q और 5 तीन ही चीजें अपन के पास, 5 है, p है और q है, नीचे p q है, तो अपन क्या लिखेंगे, 5, p, q पूर्णांक क्या है। अब एक बात आती है, पूर्णांक कहां से शुरू होते हैं, ऐसी संख्या जिसे धनात्मक और ऋणात्मक दोनों रूपों में लिखा जा सकता है और जीरो भी सम्मिलित होता है, उसे क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। यानी पूर्णांक संख्या संख्या रेखा पर ऐसे शो की जाती है, इधर प्लस इनफाइनाइट होता है, इधर माइनस इनफाइनाइट होता है, बीच में क्या होता है, जीरो। यानी माइनस की, जीरो की और प्लस की सभी संख्या आती हैं, लेकिन वो बट्टा में नहीं होती है, डायरेक्टली इस फॉर्म में होती है, ठीक है नहीं, इस टाइप से 1 और 2। ये पूर्णांक संख्याओं का संख्या रेखा पर प्रदर्शन है, ठीक है ना। अब देखो 5p, q क्या है, पूर्णांक है, और फिर अपन क्या कहेंगे कि p q सेकंड स्टेप, ठीक है ना, इधर p q माइनस 5q माइनस p अपॉन q भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या की जांच कर रहे हैं अपन अभी, परिमेय संख्या है। तो भाई देखो कि अपरिमेय संख्या इधर ये चीज नहीं आप कहीं मानी, परिमेय संख्या ही मानी, तो आगे क्या करना है, क्या आज चीज परिमेय संख्या है तो अभी गई हुई परिमेय संख्या हो, तो रूट 3 भी क्या है, परिमेय संख्या। तो एक लाइन और लिखेंगे, अतः रूट 3 भी एक परिमेय संख्या है। अब देखो थोड़ा अपन को डाउट पैदा हो रहा है कि रूट की संख्या अंदर, रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या है तो वो परिमेय संख्या कैसे हो सकती है। तो अपन एक लाइन लिखेंगे, इस कथन में क्या है, विरोधाभास है। इस प्रक्रिया में, या कथन भी लिख सकते हैं, कथन में विरोधाभास है। क्यों? इस प्रक्रिया में या इस कथन में विरोधाभास है क्योंकि रूट 3 ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्योंकि ये लाइन है हिंदी वाली, आपको याद करनी है, क्योंकि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी परिकल्पना बिल्कुल क्या है, गलत है। जो हमने मानी थी ना शुरुआत में ये परिमेय संख्या, वो प्रक्रिया पूरी क्या है, गलत है। अतः
हमारी परिकल्पना बिल्कुल क्या है, रॉन्ग है, बिल्कुल गलत है। फिर लास्ट में क्या लिखना है, इसीलिए अतः, फिर लास्ट में लिख देना अतः 5 माइनस रूट 3 ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये परिमेय तो होगी नहीं, और परिमेय नहीं होगी तो क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है ना। अपरिमेय संख्या की एक पहचान होती है कि कोई भी अपरिमेय संख्या, चाहे परिमेय संख्या रहा, साथ परिमेय संख्या के साथ गुणा में लिख दो, परिमेय संख्या के साथ भाग में लिख दो, परिमेय संख्या के साथ प्लस में लिख दो, परिमेय संख्या के साथ माइनस में लिख दो, वो अपरिमेय संख्या ही कहलाती है। ये चीजें ध्यान रखनी, ठीक है ना। ये वाली प्रक्रिया ध्यान रखनी है विशेष तौर से आपको। भाई ये तो सब लोग कर लेते हैं, ये 3-4 लाइनें याद नहीं रहती है, ठीक है ना। एक बार और कर रहा हूं मैं ऐसा क्वेश्चन, आपके दिमाग में घुस जाएगा 100%। इधर देखना, रूट p प्लस रूट q, ये थोड़ा अलग से है और इंपॉर्टेंट भी। इधर देखो, रूट p प्लस रूट q, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं। पहली लाइन क्या लिखेंगे, माना रूट p प्लस रूट q ये क्या है, परिमेय संख्या है। फिर अगला स्टेप क्या होगा, परिमेय संख्या होती ही इसे, अब देखो p और q इधर आ गया, तो इधर अपन चेंज कर सकते हैं, a बटा b भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, वरना p बटा q लिखे कंफ्यूज हो जाएंगे, आंसर है कौन सा इस चीज में। तो अपन क्या करना है, इधर चेंज कर रहे हैं, a बटा b भी कर सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं a बटा b, परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर दिया, ठीक है। अगला स्टेप क्या होगा भाई, अपन तो 8 का ही करता, इधर करते थे कि कोई भी संख्या अनरूट किया वो इधर रखो और बाकी वाले सारे पद है वो उधर ट्रांसफर कर दो दक्षिण पक्ष की ओर। तो इधर क्या करना है, दोनों ही अनरूट के हैं। तो ऐसी परिस्थिति में गणित की एक सर्वसमीका का यूज किया जाता है कि दोनों तरफ इसका वर्ग करते हैं, ठीक है ना, और फिर एक सर्वसमीका यूज करते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर कुछ अनरूट हट जाएगा। इधर देखो, रूट p प्लस रूट q मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, पूरा विधिवत रूप से क्वेश्चन नहीं करूंगा। इधर भी स्क्वायर कर दिया, इधर देखो a प्लस b का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर रूट p का स्क्वायर प्लस 2ab यानी रूट p और रूट q प्लस रूट q का होल स्क्वायर इक्वल टू ये वाला a का भी स्क्वायर और b का भी स्क्वायर। अगला वाला स्टेप क्या हुआ, अंडररूट और 2 आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। अंडररूट के ऊपर स्क्वायर है, अंडररूट की वैल्यू 1/2 होती है, 2 से 2 क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। अंडररूट के अंदर वाली संख्या लिख दी जाती है p प्लस 2। अब देखो रूट p और रूट q प्लस q इक्वल टू a स्क्वायर बटा b स्क्वायर। अगली वाली चीज देखो, यहां तक हो गई, ये मैं रब कर रहा हूं। अब देखो भाई, अंडररूट वाली एक साइड और बाकी वाली एक साइड, इसके साथ अंडररूट नहीं है, इसके साथ भी अंडररूट नहीं है। ऐसा एक नियम होता है गणित में कि रूट a इंटू रूट b, इसका मतलब होता है घातांक का एक नियम होता है कि अंडररूट के अंदर a है, अंडररूट के अंदर b है, तो दोनों का सम्मिलित अंडररूट लिख लिया जाता है और दोनों अंदर वाली संख्याओं का क्या कर लिया जाता है, गुणा। तो a इंटू b का गुणा क्या होगा, ab, तो अंडररूट ab। तो इसी प्रकार अंडररूट p इंटू अंडररूट q को भी अपन क्या लिख सकते हैं, अंडररूट pq लिख सकते हैं। तो इधर देखो, इधर तो रूट pq ही रहेगा इक्वल टू ये p और q दोनों उधर माइनस के हो जाएंगे, इधर a स्क्वायर बटा b स्क्वायर माइनस a और माइनस का b नहीं, माइनस का p और माइनस का q दोनों प्लस के थे। पहले इनका लसागु कर लो और फिर 2 को उधर ट्रांसफर कर दो। देखो रूट 2 रूट pq इक्वल टू लसागु करो 1 लसागु क्या आया, b स्क्वायर, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, a स्क्वायर माइनस pb स्क्वायर माइनस qb स्क्वायर, 2 को ट्रांसफर कर दो, a स्क्वायर माइनस pb स्क्वायर माइनस qb स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर। अब देखो ये प्रक्रिया दोहरानी, 5pq लिखा ना उधर अपन ने, इधर क्या लिखना, a p b q और 2 चारों चीजें क्या है, पूर्णांक है। अतः ये वाली पूरी चीज क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या तो ये भी परिमेय संख्या, लेकिन ये परिमेय संख्या हो नहीं सकती क्योंकि अंडररूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या हो तो वो किसका काम करती है, अपरिमेय संख्या का। अतः हमारी परिकल्पना क्या है, गलत है, क्योंकि कथन में क्या है, विरोधाभास है। तो फिर लास्ट में क्या लिखना है, ये यहां तक तो लिख दिया, फिर लिखना अतः रूट pq क्या है,
अपरिमेय संख्या है। और फिर लास्ट में वापस क्वेश्चन लिख देना है कि रूट पी प्लस रूट क्यू भी ये क्या है, अपरिमेय संख्या होगी। बस ये चीज का उल्लेख करना और कुछ नहीं करना। अब मैं ये क्वेश्चन वो ले रहा हूँ रूट 3 वाला या रूट 7 वाला या रूट 2 वाला 11 वाला, कुछ भी हो सकता है। वो तो आया हुआ है, ये नहीं आया हुआ है। फिर इनके बाद एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ 4 टाइप के क्वेश्चन देखने हैं आपको। ये चैप्टर शायद और शायद 3 नंबर का ही है। पहले मैंने बताया था 4 नंबर का, ये 3 नंबर का, ठीक है। 1 नंबर का तो फिक्स क्वेश्चन है और बाकी वाला जो क्वेश्चन बड़ा आएगा ना, ये 2 नंबर का ही आएगा, 3 का ही। पहला चैप्टर आपके 4 का, दूसरा है 3 का, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब मैं डायरेक्टली बता रहा हूं, पूरी प्रक्रिया नहीं लिखूं। जैसे रूट 2 है, बोल दिया कि रूट 2 क्या है, अपरिमेय संख्या। सबसे पहली बात अपन की क्या होगी, रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये तो हमारा है क्वेश्चन। आंसर क्या होगा, सबसे पहली चीज लिखते हैं, माना रूट 2 क्या है, उल्टा लेकर चलना। माना रूट 2 एक परिमेय संख्या है, वही लाइन लिखनी, रूट 2 एक माना रूट 2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना, परिमेय संख्या है। फिर क्या करना है कि इधर तो केवल और केवल रूट 2 ही है, तो परिमेय संख्या होगी तो इसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर दो। ये व्यक्त कर दिया। अब देखो उधर तो क्या करते थे कि सभी चीजों को ट्रांसफर करके एक ही रूट वाली संख्या इधर रखते थे, बाकी सब उधर भेज देते। इधर तो एक ही चीज दे रखी है कि रूट का 2 ही दे रखा, बाकी तो कुछ दे ही नहीं रखा, तो क्या करेंगे। ऐसी परिस्थिति में आपको करना है दोनों तरफ वर्क कर देना। क्या करना है, अंडू घटाना है। अंडू घटाने के लिए क्या करते हैं, बोथ साइड स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर कर दो। तो डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं स्टेप, जैसे इसका आप स्क्वायर करोगे और इसका भी आप क्या करोगे, होल स्क्वायर। इधर तो 2 बच जाएगा, इधर होगा p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। अब इसके नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि 2 के नीचे 1 करो और इसका क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, वज्र गुणा कर दो। अब वज्र गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई तिरछा गुणा बात सेम है, ठीक है। 2q स्क्वायर बराबर क्या होगा, p स्क्वायर। अब एक काम करना आपको कि 2, ये चीज मैं नहीं लिख रहा हूं, ये तो लैंग्वेज के रूप में लिखनी है, जैसे बताइए ना इस प्रकार से। आप बुक में देख के डायरेक्टली उसको छापना है, याद करने की चीज है, थोड़ा रटना पड़ता है इसमें कि 2p स्क्वायर से विभाजित है तो 2p से भी विभाजित होगा, फिर एक समीकरण और बनेगी, फिर इक्वल टू c लिखेंगे और फिर उसको टेस्ट करेंगे। फिर वही परिकल्पना, हमारी परिकल्पना गलत है, इसमें विरोधाभास है, अतः रूट 2 ये क्या है, अपरिमेय संख्या। ये चीज करनी। अब लास्ट वाला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, इस बार ये वाला बार बार आता है, तो इस बार ये भी रख सकता है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा दशमलव प्रसार स्थान ज्ञात करो और आगे बढ़ो, उसका दशमलव प्रसार भी लिखो। देखो ये अपन अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे, क्योंकि 100% चांस है 2 नंबर का आने का। 1 नंबर तो अपन कर देंगे कि ये चाहिए आएगा या यहां गुणनखंड वाले आएगा। या एक चीज और बीच में छूट रही है, ये वाली पहले ये बता देता हूं। ये एक कांसेप्ट है, डायरेक्ट फॉर्मूला है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू क्या होता है, एलसीएम होता है। जैसे कोई 2 संख्या दे दी, एक संख्या 3 है, दूसरी संख्या क्या है 6 है, और उनका लेसअप दे दिया आपको, नहीं मैसअप है 3, तो क्या ज्ञात करना है, 1 2 3 और 4। ये तो पहली संख्या आपके पास, ये है दूसरी संख्या। एक आपके विविध में थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन इस फॉर्मूले से शुरू होगा, जिसमें 36 और a 2 संख्या है, जिसका एचसीएफ ये एलसीएम ज्ञात करना, उस टाइप का क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना। क्या पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल भी दे सकता है, पहली संख्या और दूसरी संख्या अलग अलग भी दे सकता है, फिर कह दिया इसका एचसीएफ ये है तो एलसीएम ज्ञात करना। तो इस फॉर्मूले में रखकर आप डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे अपन को क्वेश्चन ऐसे दे दिया कि पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल, तो पहली और दूसरी संख्या का डायरेक्ट गुणनफल लिखना है यहाँ। 6 का और 3 का और 6 का गुणनफल क्या होता है 18 इक्वल टू एचसीएफ क्या है 3 और एलसीएम क्या करना है 11। अब देखो समीकरण पढ़ते समय अपन ने एक चीज ध्यान रखी कि जो चीज गुणा में होती है वो चीज कहां चली जाती है भाग में। इधर एलसीएम निकालना है तो इधर तो एलसीएम का एलसीएम और 18 अपॉन कितना 3, तो एलसीएम इक्वल टू क्या होगा 6। तो
तेरी 18, तो एलसीएम इक्वल टू कितना है 6। अब देखो वापस क्वेश्चन टेस्ट करना है कि भाई आंसर सही है या गलत है। तो अपन का कंसेप्ट क्या, पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इनटू एलसीएम। पहली और दूसरी संख्या गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल क्या अपन के पास 18, ये 18 लिख दिया। अब देखो एचसीएफ कितना है 3 और एलसीएम कितना है 6, तो 18 इक्वल टू 18। इसका मतलब अपन का आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ये चीज ध्यान रखना। गुणनफल भी दे सकता है, इन चीजों को ध्यान रखना। इधर ए भी दे सकता है, तो ए और 6 का गुणनफल कर लो आप। विविध का क्वेश्चन है, देख लेना ध्यान से। एक वो टाइला वाला क्वेश्चन देख लेना, ठीक है नहीं, वो भी इंपॉर्टेंट है। आयताकार रामदेव में टाइला वाला विविध का क्वेश्चन है, वो भी इंपॉर्टेंट है। अपन के पास टाइम कम है, इसलिए संभव नहीं है सभी क्वेश्चन बोर्ड पे करवाने। अब देखो लास्ट टाइप का क्वेश्चन, आराम से समझना। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा दशमलव प्रसार ज्ञात करो कि शांत है या अशांत है। सबसे पहला उदाहरण अपन ये उठाते हैं, उसके बाद इसको भी करेंगे, ठीक है ना। अलग अलग लिए, एक शांत का एक अशांत का। 17/8 कई बार ये एग्जाम में आ चुका है राजस्थान बोर्ड के, और इस बार भी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट उन प्रक्रियाओं, ठीक है ना। सबसे पहला स्टेप है, मैं चीजें लिख देता हूं जो जरूरत होगी उसको। सबसे पहले क्या करना है, शांत और अशांत की जांच करनी है। शांत और अशांत की जांच करनी है। अगर शांत हो गया तो आगे बढ़ना है, और अशांत हो गया तो प्रक्रिया वहीं रुक जाएगी। सेकंड चीज, अगर शांत होगा तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, संभव होगा। दशमलव प्रसार ज्ञात करते हैं। भाई एक नंबर का ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि अशांत संख्या का दशमलव प्रसार संभव है, बिल्कुल नहीं है। अशांत संख्या का दशमलव प्रसार संभव नहीं है। केवल और केवल शांत संख्याओं का ही दशमलव प्रसार क्या है, संभव है। दशमलव प्रसार ज्ञात करना, और फिर लास्ट स्टेप होता है कितने अंक बाद अंत होगा, कितने अंक के बाद दशमलव, कितने अंक के बाद अंत होगा। ऐसे ही लिख देता हूं, बाद में समझ लो। अंत होगा किसका, दशमलव का। कॉस्टिक में चीज डाल रहा हूं, इन चीजों को इधर साइड में देखो। पहली बात है शांत या अशांत टेस्ट करना। पर्सन लिखा, वापिस आंसर के रूप में हल लिखो चाहे उत्तर लिखो। 17/8 लिख दिया। शांत और अशांत की जांच करने के लिए अपन को एक तरीका अपनाना है। मैं एक लाइन लिख रहा हूं हिंदी में, पहले इसको सॉल्व कर देता हूं। सबसे पहले काम करना अपन को कि इस पर्सन को जितना सॉल्व हो सके उतना सॉल्व कर दो। सॉल्व का मतलब इसको भी अभाज्य गुणनखंड की घातों के रूप में तोड़ दो, और निचले वालों को अभाज्य गुणनखंड की घातों के रूप में तोड़ दो। अब 17 तो अपन को पता है अभाज्य संख्या है, तो 17 को अभाज्य गुणनखंड की घातों के रूप में नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन 8 को तोड़ सकते हैं 2 की घात के रूप में, 2 की घात 3। कैसे, इस प्रक्रिया से, ठीक है ना। ऐसे 2 to the 4, 4 to the 8। अब देखो ये लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। मैं लिख रहा हूं बोर्ड के ऊपर, हर की घात, ध्यान से देखना, हर की घात 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में होनी चाहिए। अब ये कैसे होगी, यानी 2 की भी कुछ घात होनी चाहिए। m का मतलब 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, और n का मतलब भी 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। ये दोनों घातें बराबर भी हो सकती है, इनमें से एक घात बड़ी एक घात छोटी भी हो सकती है। दोनों टाइप का रिजल्ट आ सकता है। अब देखो अपन ने जो सॉल्व किया, ऊपर तो 17/2 की घात 3 है, इधर तो 5 है भी नहीं। देखो एक चीज ध्यान करनी है, अगर चीज नहीं है तो अपन बना सकते हैं, और अगर दी हुई है तो उनको वहीं रख देते हैं। अगर कोई चीज एक्स्ट्रा में मिल जाए, जैसे इधर आ जाए भाई 3, तो उस चीज को अपन हटा नहीं सकते, ये चीज ध्यान रखनी। अगर ऊपर 51 होता ऐसे, तो हम 17 इंटू, ये चीज ध्यान रखना। देखो ऊपर 51 होता तो 17 इंटू 3 लिखते, 3 से 3 कैंसिल कर देते, तो फिर क्वेश्चन उसी फॉर्म में वापस लौट जाता, और फिर उसको शांत रूप में अपन कह सकते थे। लेकिन पर्सन में क्या है, 17/8 है,
इधर 3 भी नहीं है, नीचे भी नहीं, सिर्फ इस टाइप का प्रश्न है। तो 2 की पावर n तो है अपन के पास, लेकिन 5 की पावर n नहीं है, तो ये अपन बना सकते हैं। क्या करना होगा, एक सिंपल सा काम करना होगा। अगर मैं 5 की घात 1, कोई लोग 0 से भी गुणा करते हैं, अपन को क्या करना है, कम से कम 1 से गुणा करना, सिर्फ शांत और अशांत की जांच कर रहे हैं अपन। अगर 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में अपन लिख सकते हैं, तो वो प्रक्रिया क्या होगी, शांत। और नहीं लिख सकते तो क्या होगी, अशांत। मैंने कहा ना पहले कि इधर 3 आ जाता, ऊपर 17 आता, तो वो अशांत हो जाता, उसको अपन 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m में नहीं लिख सकते थे। अब देखो 5 की घात 1 से नीचे और 5 की घात 1 से ऊपर नीचे गुणा करने पर वापस कट हो जाता है, तो प्रश्न पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देखो, तो अब ये देखो, यहां लिख दिया, नीचे लिख दो, ये ऐसे लिख दो, 17/8 को 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं, यानी लिख सकते हैं। और कर सकते हैं तो फिर क्या होगी, शांत होगी, शांत संख्या होगी, ऐसे लिखना। 1 नंबर तो आपका कंफर्म यही हो गया। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर तो यही कंफर्म हो गया। अब सेकंड नंबर किसका मिलता है, अगली वाली प्रक्रिया का मिलता है। क्या आपको दशमलव प्रसार निकालना है, ये इसमें सम्मिलित होता है, दशमलव प्रसार निकालना है। दशमलव प्रसार निकालने के लिए अपन को क्या करना है कि उसका हर या तो 10 बनाओ या 100 बनाओ या 1000 बनाओ या 10,000 बनाओ, यानी 10 की घात के रूप में उसके हर को व्यक्त कर दो। तो उसका हर 10 और 10 की घात के रूप में व्यक्त करने के लिए क्या करेंगे, वही प्रश्न वापस लेकर उठाओ, 17/8, यानी क्या लिखेंगे, 17/2 की घात 3। अब देखो एक चीज है, इधर 2 की घात 3 है, एक रूल्स होता है घातांक का, अलग से देखना, 10th 11th 12th आगे भी काम आएगा आपके, कि अगर आधार समान है तो घातें क्या होती, जुड़ती। दोनों आधार समान तो घातें जुड़ती हैं, ये तो सब लोग बताते हैं। लेकिन जब उल्टा होता है, आधार असमान होते हैं और घातें समान होती है, तो क्या होता है, देखो इधर 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 3। जब आधार असमान है और घातें समान है, तो क्या करते हैं, घात तो उसकी होल घात 1 ही लिख दी जाती है और आधार आपस में क्या हो जाते हैं, गुणा। तो 3 और 2 का गुणा कितना होगा, 6। तो इस प्रकार अपन के पास 2 और 5 ही आएंगे प्रत्येक दशा में। जैसे मैं अगर यहाँ लिख रहा हूँ, ये तो प्रक्रिया अलग हो गई, 6 की घात 3। अगर 2 इंटू 5 की घात जैसे 2 आ गई, तो अंदर क्या बन रहा है, दोनों के ऊपर 2 घात होगी, तभी तो होल घात 2 आएगी, तो 10 की घात 2। तो अपन को क्या करनी है, दोनों की घातें सेम बनानी है। तो 5 की घात 3 और ऊपर भी गुणा कर रहा हूं 5 की घात 3 से। देखो इसकी भी घात 3 है, इसकी भी घात क्या है, 3। 17 इंटू 5 की घात 3 क्या होगी, 125 अपॉन, आधार अलग अलग है और घातें क्या है, समान। तो ये वाली प्रक्रिया अपना देखो ध्यान से, आधारों का तो गुणा होता है और उसकी घात एक होल घात के रूप में लिख दी जाती है। नेक्स्ट स्टेप, अब इन दोनों का क्या कर दो, 17 और 125 का गुणा कर दो सिंपल तरीके से। 7 5 35, 3 7 2 14, 3 17, 1 7 और 1 8, 5 2 और 1, फिर उसको काउंट कर लो, ऐड कर लो, शायद ये होगा, गुणा मिस्टेक हो सकता है। 21 25 अपॉन 5 दूनी 10, 10 की घात 3। इधर देख लो अगला स्टेप, 21 25 अपॉन 10 की घात 3, इसका मतलब 1000। 10 इंटू 10 इंटू 10 करना, 10 की घात 3 का मतलब 10 को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई करते ना, तो क्या होगा, 1000। अब देखो आसान काम, कक्षा 7 में बढ़ चुके हैं कि नीचे अगर 0 हो तो ऊपर पॉइंट कैसे लगाते हैं, और पॉइंट को हटाकर नीचे 0 कैसे लगाते हैं। तो 1 2 और 3 0 है, तो ऊपर से संख्या 3 काउंट करो, इधर से इकाई से इकाई, दहाई और सैकड़ा के बाद क्या लगेगा, दशमलव। इकाई दहाई सैकड़ा, इसके बाद दशमलव और नेक्स्ट नंबर ये। अब कैसा, इसको हटाओ पॉइंट को, तो वापस यही नंबर आएगा। पॉइंट हटाते, पॉइंट की वैल्यू कितनी होती है, अपॉन में देखो, पॉइंट की वैल्यू होती है 1 और पॉइंट के आगे 1 2 और 3 अंक, 3 0 लगा दो, फिर 21 25 अपॉन 1000, यही नंबर वापस प्राप्त हो जाता है। तो कैसे भी कर सकते हैं, तो अपन का आंसर क्या होगा, 2.125, ये आंसर होगा।
अब लास्ट स्टेप वाला दशमलव के कितने अंकों के पश्चात अंत होगा, तो दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2 3, 3 अंकों के पश्चात इसका क्या होगा, अंत होगा। तो ये थी आपके चैप्टर नंबर 2 वास्तविक संख्या। और अब अपन अगले चैप्टर में कुछ क्वेश्चन लेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, और अगली क्लास में अपन सड़क सुरक्षा शिक्षा रोड सेफ्टी एजुकेशन के बारे में वीडियो लेकर आएंगे, जो 4 नंबर का टॉपिक है आपके। उसमें से क्या होगा, 2 टाइप के क्वेश्चनों को ही अपन पढ़ेंगे और दोनों में से एक टाइप का क्वेश्चन 100 और 1% आपके एग्जाम में आ जाएगा। एक तो 1 नंबर का छोटा क्वेश्चन आता है, जैसे पीयूसी का पूरा नाम क्या है उसके बारे में आता है, ठीक है ना, वो वाले उस क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, और जो भी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगे या डाउटफुल लगे तो कमेंट में जोड़ दो। समय बहुत कम बचा है, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।